फिल्में हमेशा से लोगों को इंस्पायर करती रही हैं। कई लोग फिल्मों से अच्छी चीजें सीखते हैं, तो वहीं कई लोग फिल्मों से प्रेरित होकर बुरे काम भी करते हैं। ऐसी कई फिल्में हैं जिनसे इंस्पायर होकर लोगों ने भयंकर से भयंकर अपराध को अंजाम दिया है। पुष्पा द राइज, केजीएफ, मुन्ना भाई एमबीबीएस, धूम और स्पेशल 26 जैसी फिल्में इसका जीता जागता उदाहरण है। ट्विंकल डागरे की हत्या भी दृश्यम फिल्म से प्रेरणा लेकर ही की गई थी। आज की कहानी भी ऐसी ही है। इस कहानी में आरोपियों ने अल्लू अर्जुन और रामचरण तेजा की फिल्म योड़ू से इंस्पायर होकर एक बहुत बड़े अपराध को अंजाम दे दिया। कहानी तेलंगाना के नागर कुरनूल की है। इस नागर कुरनूल में सुधाकर रेड्डी नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुधाकर ठेकेदारी का काम करता था। साल 2014 में उसकी शादी स्वाति नाम की एक लड़की से करा दी गई। स्वाति पेशे से नर्स थी। सुधाकर और स्वाति को 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। 26 नवंबर साल 2017 को सुधाकर रेड्डी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उस दिन घर में स्वाति और सुधाकर के अलावा कोई भी नहीं था। दोनों बच्चे भी कुछ दिन पहले ही अपने नाना नानी के घर रहने चले गए थे। घबराई हुई स्वाति ने सुधाकर के चचेरे भाई अरविंद रेड्डी को खबर दी कि सुधाकर की तबीयत अचानक खराब हो गई है। अरविंद रेड्डी खबर सुनते ही भाई सुधाकर के घर पहुंच गया। दोनों सुधाकर को हॉस्पिटल लेकर पहुंच गए। इलाज के बाद सुधाकर को होश आया। सुधाकर को पता नहीं चल पाया था कि वो कैसे बेहोश हो गया था, उसे कब और कैसे हॉस्पिटल में लाया गया था। पत्नी स्वाति ने सुधाकर से बताया कि वो नशे की हालत में बिस्तर से गिर गया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। पति की हालत सुधरने के बाद 26 नवंबर को ही स्वाति उसे घर ले आई। सुधाकर का चचेरा भाई अरविंद रेड्डी भी उस रात भाई के घर पर ही रुक गया। 27 नवंबर को तड़के सुबह स्वाति बिस्तर से उठ गई। सुधाकर की हालत सामान्य हो जाने से अरविंद भी सुबह ही अपने घर लौट गया। 27 नवंबर को अरविंद के जाने के बाद ही सुधाकर रेड्डी के साथ एक और दुर्घटना घट गई। 4 नकाबपोश लोग सुधाकर के घर में घुस गए और उसे मारने पीटने लगे। फिर उसके चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इससे सुधाकर का चेहरा और शरीर बुरी तरह से जल गया। स्वाति ने तुरंत अपने ससुराल वालों को कॉल किया और उन्हें इस मारपीट के बारे में बताया। जल्दी ही सुधाकर को हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया। सुधाकर को एडमिट कराने के बाद ही उसके परिवार वाले भी हॉस्पिटल पहुंच गए। जब डॉक्टरों ने सुधाकर की हालत देखी तब उन्होंने उसके परिवार वालों को प्लास्टिक सर्जरी कराने की सलाह दी। परिवार वाले तुरंत मान गए। सुधाकर का इलाज चलने लगा। सुधाकर के घर वालों को कुछ बातें परेशान कर रही थीं, जैसे सुधाकर का पहले 26 नवंबर को नशे की हालत में बेड से गिरना, फिर 27 नवंबर को अज्ञात लोगों का घर में घुसकर सुधाकर पर हमला करना। परिवार वालों के दिमाग में एक और बात खटक रही थी। स्वाति ने 26 नवंबर को अपनी सास सुमातम्मा को फोन करके बताया था कि सुधाकर काम के सिलसिले में हैदराबाद गया है। उस हिसाब से सुधाकर को हैदराबाद में होना चाहिए था, ना कि नागर कुरनूल में अपने घर पर। बहुत तेजी से घटी इन घटनाओं को परिवार वाले पचा नहीं पा रहे थे। 28 नवंबर को सुधाकर के भाई सुरेंद्र रेड्डी ने थाने में सुधाकर पर हुए हमले की शिकायत दर्ज करा दी। इधर धीरे धीरे सुधाकर की हालत स्थिर हो रही थी। उसके घाव सूख रहे थे। सुधाकर के चेहरे पर ढेर सारी पट्टियां बंधी हुई थीं। वो बोल पाने की हालत में नहीं था। अपनी बातों को समझाने के लिए वो इशारों में बात करता था। सुधाकर का ख्याल रखने के लिए सुधाकर के माँ बाप और भाई स्वाति के साथ हॉस्पिटल में ही रुक रहे थे। स्वाति खुद एक नर्स थी, इसलिए वो अपने पति का बेहतर ढंग से ख्याल रख रही थी। उस समय हॉस्पिटल के मैनुअल के अनुसार हॉस्पिटल में जले हुए मरीजों को जल्दी ठीक होने के लिए मटन सूप दिया जाता था। एक दिन हॉस्पिटल के नर्स ने सुधाकर को भी पीने के लिए मटन सूप की एक कटोरी दी। सुधाकर को जब पता चला कि उसे पीने के लिए मटन सूप दिया गया है तो उसने सूप पीने से साफ इनकार कर दिया। नर्स ने उससे सूप ना पीने का कारण पूछा। तब सुधाकर ने कहा कि वो वेजिटेरियन है, इसलिए वो मटन सूप नहीं पी सकता। जब ये बात सुधाकर के माँ बाप और उसके भाई को पता चली तब वो हैरान हो गए। जिस सुधाकर रेड्डी की पसंदीदा डिश ही मटन सूप हुआ करती थी, वो कब से वेजिटेरियन हो गया। परिवार वाले तो पहले ही शक में जी रहे थे।
मटन सूप ने उनके शक को और गहरा कर दिया। परिवार के सभी सदस्य जानते थे कि सुधाकर वेजिटेरियन नहीं बल्कि नॉन वेजिटेरियन है और उसे मटन सूप बहुत पसंद है। परिवार वालों को शुरू से ही सुधाकर का व्यवहार बिल्कुल बदला बदला लग रहा था। उसकी कदकाठी और शारीरिक बनावट भी सुधाकर से मेल नहीं खा रही थी। सुधाकर की चाल ढाल, उठने बैठने का तरीका, उसकी आदतें पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थीं। सुधाकर के माँ बाप सुमातम्मा और नरसिम्हा रेड्डी को ये लग गया कि जो व्यक्ति हॉस्पिटल के बेड पर पट्टियों में लिपटा है वो उनका बेटा सुधाकर नहीं बल्कि कोई और है। चेहरे पर पट्टियों के बंधे होने से उसकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल था। सच्चाई जानने के लिए सुमातम्मा और नरसिम्हा रेड्डी अपने बेटे से सवाल जवाब करने लगे। अब सुधाकर, जो थोड़ा बहुत बोल भी पा रहा था, बोलना छोड़कर इशारों में बात करने लगा, लिखकर अपनी बातें समझाने लगा। इससे मामला और संदिग्ध बन गया। इसके बाद सुधाकर के माँ बाप ने पुलिस में एक और शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि किसी व्यक्ति ने उनके बेटे सुधाकर रेड्डी की जगह ले ली है। परिवार वालों ने पूरे मामले में अपनी ही बहू स्वाति पर शक जताया। पुलिस हॉस्पिटल में आई और सबसे पहले सुधाकर के पास गई। वो सुधाकर से पूछताछ करने लगी। बेड पर लेटे सुधाकर ने पुलिस के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पुलिस सुधाकर की पत्नी स्वाति से सवाल जवाब करने लगी। इस सवाल जवाब में पुलिस ने पाया कि स्वाति घबराई हुई है और वो बार बार अपने बयान बदल रही है। पहले उसने पति पर हमले के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट को जिम्मेदार ठहराया। स्वाति ने दावा किया कि वो राजेश नाम के एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास फिजियोथेरेपी के लिए जाती थी। राजेश ने धोखे से उसकी आपत्तिजनक स्थिति में तस्वीरें खींच ली थीं। इसके बाद से ही राजेश उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे ब्लैकमेल कर रहा था। यहाँ तक कि उसने उसके पति और दोनों बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी थी। पुलिस को दिए इस बयान के बाद भी स्वाति अपने बयान बार बार बदलती रही, जिससे पुलिस को उस पर संदेह होने लगा। पुलिस ने कुछ दिनों तक राजेश को भी खोजा, पर पुलिस को वो मिला नहीं। राजेश की मां ने पुलिस से बताया कि राजेश 26 नवंबर की शाम को ये कहकर गया था कि वो कुछ दिनों के लिए विजयवाड़ा एक शादी में शामिल होने जा रहा है। स्वाति से पूछताछ के बाद पुलिस को भी ये मामला संदिग्ध लगने लगा। सुधाकर रेड्डी की पहचान के खुलासे के लिए पुलिस ने फिंगरप्रिंट जांच करने का निर्णय लिया। पुलिस ने हॉस्पिटल में इलाज करा रहे व्यक्ति का फिंगरप्रिंट लिया, फिर उसका सुधाकर रेड्डी के आधार कार्ड में दिए गए फिंगरप्रिंट से मिलान करवाया। मिलान में पता चला दोनों फिंगरप्रिंट अलग अलग व्यक्तियों के हैं, यानी हॉस्पिटल में जिस व्यक्ति की प्लास्टिक सर्जरी होने वाली थी वो सुधाकर रेड्डी नहीं बल्कि कोई और ही था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने स्वाति को पूछताछ के लिए उठा लिया। घंटों तक उससे पूछताछ की गई। इस पूछताछ में जो खुलासे हुए उसे सुनकर पुलिस का दिमाग भी चकरा गया। स्वाति ने बताया कि हॉस्पिटल में जिस व्यक्ति का इलाज चल रहा है वो सुधाकर नहीं बल्कि उसका प्रेमी राजेश है। अब सवाल ये था कि आखिर 32 वर्षीय सुधाकर रेड्डी कहाँ था? वो जिंदा था या मर चुका था? स्वाति ने पुलिस के हर सवाल का जवाब दिया। जिस हॉस्पिटल में स्वाति नर्स थी उसी हॉस्पिटल में 24 वर्षीय राजेश फिजियोथेरेपिस्ट था। स्वाति अक्सर कमर और पीठ दर्द से परेशान रहती थी। घटना के 2 साल पहले यानी साल 2015 में स्वाति फिजियोथेरेपी के लिए राजेश के पास गई। वहीं से दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। जब सुधाकर घर पर नहीं होता था तब राजेश स्वाति से मिलने उसके घर चला जाता था। दोनों दिन में कम से कम 5 बार फोन पर बात करते थे। सुधाकर के अपने बिजनेस में अक्सर व्यस्त रहने से स्वाति परेशान हो गई थी। सुधाकर स्वाति से ज्यादा अपने काम को समय देता था। इससे स्वाति सुधाकर से दूर होने लगी। स्वाति अपने प्रेमी राजेश के साथ घर बसाना चाहती थी। साथ ही वो अपने पति सुधाकर की संपत्ति पर कब्जा भी करना चाहती थी। स्वाति का ये सपना तब तक हकीकत नहीं बन सकता था जब तक कि उसका पति सुधाकर जिंदा था। इसीलिए साल 2017 के अगस्त-सितंबर महीने में सुधाकर को रास्ते से हटाने के लिए स्वाति और राजेश योजना बनाने लगे। इस बीच स्वाति और राजेश ने अल्लू अर्जुन और रामचरण तेजा की ये उड़ू फिल्म देखी। ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्म फेस ऑफ से प्रेरित थी।
2014 में आई येवड़ू फिल्म में कुछ गुंडे अल्लू अर्जुन को एक बस में चला देते हैं। अल्लू अर्जुन जिंदा बच निकलते हैं। इसके बाद एक महिला प्लास्टिक सर्जन अल्लू अर्जुन को अपने मरे हुए बेटे रामचरण तेजा का चेहरा देती है। इसके बाद अल्लू अर्जुन नए चेहरे के साथ विलेन से बदला लेते हैं। इस फिल्म को देखकर स्वाति को आइडिया आता है कि वो भी अपने पति को मार के प्लास्टिक सर्जरी के जरिए राजेश के चेहरे पर अपने पति का चेहरा ट्रांसप्लांट करा सकती है। इससे सांप भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। स्वाति और राजेश इसे हकीकत बनाने के लिए रिसर्च करने लगे। सुधाकर रेड्डी की हत्या करने से पहले वो एक प्लास्टिक सर्जन से मिले। डॉक्टर ने कहा प्लास्टिक सर्जरी तभी संभव हो पाएगी जब बॉडी 30% ही जली हो। इसी बीच 26 नवंबर से 6-7 दिन पहले सुधाकर के चचेरे भाई ने स्वाति को राजेश के साथ एक कार में देख लिया। चचेरे भाई ने ये बात सुधाकर को बता दी। इससे राजेश को लेकर स्वाति और सुधाकर के बीच झगड़े शुरू हो गए। इन लड़ाइयों से परेशान होकर स्वाति ने अपने पति को ठिकाने लगाने के लिए 26 नवंबर का दिन चुना। सबसे पहले उसने अपने दोनों बच्चों को अपने माँ बाप के घर पहुंचा दिया। 26 नवंबर की रात को सुधाकर के घर आने से पहले ही राजेश घर में छुप गया। जैसे ही सुधाकर घर में आया, पीछे से राजेश ने उस पर रॉड से वार कर दिया। सुधाकर बेहोश हो गया, पर वो मरा नहीं। स्वाति और राजेश का पहला वार खाली चला गया। इसके बाद स्वाति ने सुधाकर के चचेरे भाई अरविंद को घर बुलाया और उससे बताया कि सुधाकर बेड से नीचे गिर गए हैं, जिससे उन्हें चोट लग गई है और वो बेहोश हो गए हैं। इसके बाद अरविंद और स्वाति सुधाकर को अस्पताल ले गए। जब सुधाकर की हालत सही हो गई तो स्वाति और अरविंद उसे वापस घर ले आए। अरविंद भी स्वाति और सुधाकर के साथ उनके घर पर ही रुक गया। इसके बाद अगले दिन स्वाति ने सुबह 5 बजे के आसपास बिस्तर छोड़ दिया। स्वाति के कहने पर अरविंद भी उसी समय अपने घर चला गया। अरविंद के जाने के बाद ही स्वाति ने मैसेज करके अपने 24 साल के प्रेमी राजेश को घर बुला लिया। स्वाति एक ट्रेंड नर्स थी। उसने 27 नवंबर की दोपहर को सोते समय सुधाकर को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। उन्होंने तकिए से उसका मुंह भी दबाया। बेहोश होने के बाद स्वाति और राजेश ने सुधाकर को लोहे की रॉड से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दोनों ने सुधाकर के चेहरे को भी कुचलकर खराब कर दिया ताकि उसकी लाश देखने के बाद कोई भी उसे पहचान ना पाए। इसके बाद लाश को बेडशीट में लपेटकर दोनों उसे कार से जंगल में ले गए और वहां लाश पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जब लाश थोड़ी बहुत जल गई तब दोनों ने उसे गड्ढे में दबा दिया। लाश को ठिकाने लगा लेने के बाद दोनों घर आए। प्लानिंग के हिसाब से राजेश को सुधाकर की जगह लेनी थी। स्वाति ने राजेश की सहमति के बाद उसका चेहरा जलाने का फैसला किया। डॉक्टर ने कहा था कि अगर चेहरा 30% से ज़्यादा जला हुआ होगा तो प्लास्टिक सर्जरी संभव नहीं हो पाएगी। राजेश ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी आंखें, नाक और कान जलने से बच जाएं। राजेश ने अपने चेहरे और शरीर पर पेट्रोल छिड़क लिया। फिर स्वाति की मदद से उसने आग लगा ली। इसके बाद स्वाति ने तुरंत अपने ससुराल वालों को कॉल करके बताया कि उनके घर में 4 अज्ञात लोग घुस आए थे। उन्होंने सुधाकर के साथ मारपीट करने के बाद पेट्रोल छिड़क कर उसे बुरी तरह जला दिया। इसके बाद सुधाकर बने राजेश को अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां स्वाति ने डॉक्टरों से जोर देकर कहा कि उसे अपने पति की प्लास्टिक सर्जरी करवानी है। आगे चलकर अपोलो अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया था कि राजेश को चेहरे, गर्दन, छाती, दोनों हाथों और पैरों पर 30% जले हुए घावों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जानबूझकर उसके चेहरे पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी हो। खैर, नकली सुधाकर का इलाज शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में सुधाकर के परिवार वालों को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि इलाज कराने वाला व्यक्ति उनका बेटा नहीं है। उनका शक तब यकीन में बदल गया जब नकली सुधाकर को मटन सूप पीने के लिए दिया गया और उसने ये कहते हुए सूप पीने से मना कर दिया कि वो वेजिटेरियन है, पर ऐसा नहीं था। सुधाकर नॉन वेजिटेरियन था। मटन सूप ने स्वाति और राजेश की योजनाओं पर पानी फेर दिया। जब परिवार वाले नकली सुधाकर यानी राजेश से सवाल जवाब करने लगे तब वो इशारों में बात करने लगा।
वो जानता था कि अगर वो बोलने लग गया तो उसकी आवाज़ पहचान ली जाएगी और वहीं सारा खेल खत्म हो जाएगा। पुलिस को गुमराह करने के लिए स्वाति ने सुधाकर पर हुए हमले का आरोप प्रेमी राजेश पर लगा दिया। पुलिस कई दिनों तक राजेश को ढूंढती रही, पर राजेश उनके नाक के नीचे सुधाकर बनकर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाता रहा। अपराध कबूलने के बाद पुलिस ने स्वाति को 10 दिसंबर 2017 को गिरफ्तार कर लिया। चूंकि उस समय राजेश का इलाज चल रहा था, इसलिए पुलिस ने उसे बाद में गिरफ्तार किया। तब तक राजेश के इलाज पर सुधाकर के माँ बाप के 5 लाख रुपए खर्च हो गए थे। स्वाति की निशानदेही पर पुलिस ने सुधाकर की लाश को बरामद कर लिया। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद जब राजेश को गिरफ्तार किया गया, तब उसने पुलिस से बताया कि वो सुधाकर को मारना नहीं चाहता था। वास्तव में वो स्वाति के साथ भागकर कहीं और अपना घर बसाना चाहता था, लेकिन ये स्वाति ही थी जो अपने पति की हत्या करने पर अड़ी रही। राजेश ने बताया कि स्वाति को लगता था कि अगर वो उसके साथ भाग गई तो उसके माता पिता सदमे से मर जाएंगे। स्वाति के पिता ने अपनी बेटी की करतूतों पर कहा कि वो उनके लिए मर चुकी है। उसके पिता ने अपना सिर मुड़वा लिया। स्वाति के माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अब राजेश और स्वाति जेल में अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। तो ये कहानी थी तेलंगाना के कुख्यात मटन सूप केस की। अगर उस दिन राजेश को पीने के लिए मटन सूप नहीं दिया गया होता तो शायद आज मैं ये कहानी आपको नहीं सुना रहा होता। इसी साल जनवरी 2024 में इस आपराधिक घटना से प्रेरित होकर मनोज बाजपेयी और कोंकणा सेन की नेटफ्लिक्स पर किलर सूप नाम से एक सीरीज आई थी। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी में जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।